नमस्कार, TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम राजस्थान के सियासत और सियासत के पीछे की कहानी की बात करते हैं। क्योंकि इन दिनों राजस्थान में उपचुनाव का दौर चल रहा है। 13 नवंबर को चुनाव के लिए मतदान होना है। 7 सीटों पर राजस्थान की उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत इन दिनों काफ़ी उफान पर नज़र आ रही है। और जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही अगर किसी के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है तो वो है नरेश मीणा। सचिन पायलट के ख़ास माने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवारी नामांकन कर दिया है। अब उसके बाद से ही उनकी और ज़्यादा चर्चा होने लगी है और वो लगातार प्रचार करते फिर रहे। और सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि कांग्रेस से सीधे तौर पर उन पर कोई निशाना नहीं साध रहा है, चाहे वो खुद सचिन पायलट हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा या और कोई नेता। हालांकि नरेश मीणा कांग्रेस पर निशाना तो साध ही रहे, लेकिन बड़े नेताओं से बचकर वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे। वो सचिन पायलट को अपना नेता बता रहे, कांग्रेस को अपनी पार्टी बता रहे, लेकिन कांग्रेस अब तक उन पर एक्शन लेने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं है। देखिए, हाल ही में एक निजी चैनल को सचिन पायलट ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे नरेश मीणा को लेकर सवाल पूछा गया। उस सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने नरेश मीणा का नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी सबसे ऊपर है। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया और उसके साथ साथ राजकुमार रोत, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले नेता बन गए हैं राजस्थान में, उनका भी नरेश मीणा को लेकर समर्थन का बयान सामने आया। हालांकि समर्थन का बीएपी की तरफ से लेटर पहले ही जारी कर दिया गया था, पर आज उन्होंने बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया है नरेश मीणा के नाम पे। तो पहले गोविंद सिंह डोटासरा और फिर राजकुमार रोत क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पुष्कर सर के साथ। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, किसी भी संगठन के वहां से जो ही आएगा तो ही हम कार्रवाई करेंगे। सर, उन्होंने ये मीणा जो वहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको लेकर और हरीश मीणा को लेकर कई गंभीर बातें कही। फालतू की बातें सब बकवास। पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रोपोगंडे फैलाती रहती है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। कांग्रेस में ईमानदारी से टिकटें मिलती है, कभी भी कांग्रेस में बीजेपी की तरह इस तरीके का खेला नहीं होता। देवली उनियारा में नरेश मीणा जो खड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे समर्थन मांगा था फोन कॉल पे, लेकिन हमने हमारे पार्टी पदाधिकारियों ने डिसीजन लिया कि उसको लिखित में मंगवाया जाए। तो लिखित में उन्होंने भेजा है कि मैं बीएपी का समर्थन चाहता हूं। तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको लिखित में समर्थन दिया है और वहां के हमारे कार्यकर्ता जो भी है वो भी उनके साथ है। लेकिन जब कार्यक्रम का जो चल रहा है, मैं दोनों जगह सीटों पर उलझा हुआ हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के वहां जाने की। तो अभी आपने सचिन पायलट के बारे में हमने बताया और अभी आपने सुना गोविंद सिंह डोटासरा किस तरह अपनी जो गेंद है वो जिला कांग्रेस कमेटी के पाले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद किस तरह राजकुमार रोत खुलकर नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं और प्रचार में जाने तक की बात कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले इसी बयान के बीच में उन्होंने कांग्रेस को ये तक कहा कि सलूम्बर और 84 में कांग्रेस की बीजेपी के साथ जमानत जब्त हो जाएगी। अब नरेश मीणा को लेकर सियासी गलियारों में कई सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो इससे पहले हम चर्चा को शुरू करें, पहले अपने ग्राफिक से एक बार समझ लेते हैं कि इसमें ये जो तस्वीरें हैं वो क्यों हैं और उसके पीछे क्या कहानी है, वो एक बार पुष्कर सर से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सवालों पर भी आएंगे। तो देखिए, क्योंकि नरेश मीणा इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, उपचुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई हॉट सीट बनी हुई है तो वो देवली उनियारा है। तो इसीलिए इस बीच में आपको नज़र आ रहे हैं नरेश मीणा। सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट को अपना नेता बता रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट सीधे तौर पर कोई पलटवार या वार नरेश मीणा पर नहीं कर रहे। इसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा है, जो कि सीधे तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और वो अपनी गेंद जिला कांग्रेस कमेटी के पाले में फेंकते हुए दिखाई दे रहे। राजकुमार रोत का भी आपने बयान सुना। इसके अलावा केसी मीणा और बीजेपी प्रत्याशी, ये दोनों ही आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा ने जिन दो उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ाई हुई है वो यही दोनों नेता हैं। सर, इस तस्वीर के पीछे कहानी क्या है, एक बार बड़े छोटे से बात में आप इसे समझा दें और फिर उसके बाद सवालों पर आते हैं। देखिए, अब बात देवली उनियारा में सबसे बड़ी बगावत कांग्रेस के लिए हुई। अब वहाँ पर नरेश मीणा खड़े हैं कि ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आगे बात खुलेगी कि कितना नरेश मीणा घाटा किसको पहुंचा रहे हैं, किसको फायदा सियासी तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन
अभी तो केसी मीणा फंस गए हैं, जिनको बिल्कुल नए कैंडिडेट के रूप में लाई कांग्रेस, और उसने एक मैसेज देना चाहा कि नए उम्मीदवार से पुरानी राजनीति वाले लोगों को नहीं दिया है जी। और जिस तरीके से आप देखिए कि दौसा सीट ऐसी लग रही मुझे जहां अशोक गहलोत इनके नामांकन में गए जी, और सचिन पायलट खुद आपने देखा कि कैसे उनका प्रचार कर रहे हैं, खुद गए, ट्रैक्टर चलाया, गाड़ी में बैठाल के, मतलब जो, और सचिन पायलट एक बात बड़े डंके की चोट पे कहते हैं, आपको भी पता है कि राज किसी का चल रहा हो, मैं तो राज उसी का मानता हूँ जो दिलों में राज करता हूँ। बिल्कुल। और वो दिलों में कहते हैं, तो आपने देखा होगा सचिन समर्थक जब नारे लगाते हैं, सचिन पायलट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो ये एक उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और रही बात आपको इन तस्वीरों को समझने की, तो गोविंद सिंह डोटासरा पर ये जिम्मेदारी है, वो ये कह के नहीं कि हमको अभी डिस्ट्रिक्ट, तो आप बात कीजिए, आज कोई वो चिट्ठी उतार वाला थोड़ी ना, बात कीजिए कि निकल गए। सवाल वही है कि आप पार्टी से बगावत करके एक नेता चुनावी मैदान में उतर गया और आप अभी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। कितनी लॉयल है, या तो फिर इसका मतलब कि ये केसी मीणा को कहीं पैराशूट कैंडिडेट है जी, नरेश मीणा ठीक कह रहे थे। तो ये समझने वाली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अच्छा, अब तो जब हमने बगावत करी दी जी, तो कांग्रेस में ये गुटबाजी ही तो है जो एक दूसरे को न मरने देती है न जीने देती है जी। अब वो गुटबाजी का असर ये है कि नरेश मीणा खुलेआम चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को अपनी पार्टी बता रहे हैं, सचिन पायलट को अपना नेता बता रहे हैं, लेकिन कार्रवाई डोटासरा करने के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं। अरे वो जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस का, वो 2 मिनट नहीं लगेगा, आप उससे कहिए कि चिट्ठी दे के लिखिए। जी, राजेंद्र गुर्जर की भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही है, बीजेपी प्रत्याशी देवली उनियारा से। भाई उनको भी यही लग रहा था कि अगर डायरेक्ट फाइट में आते हैं जी, तो हम शायद कमजोर पड़ जाएं। अच्छा, अगर कांग्रेस से सीधा फाइट में आते हैं। हाँ, कांग्रेस में सीधा, तो एक मैं आपको एक बेसिक है उपचुनाव का कि उपचुनाव ज़्यादातर कांग्रेस का होता है, पर जो स्विंग वोटर्स उसमें नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि ये चुनाव हो रहा है किसी, या तो जिस वजह से हो रहा हो वो देखते हैं कि भाई ठीक है कांग्रेस जीती है उसी को दे दो, और जो सरकार सत्ता में है उसके ज़्यादा करीब दे देते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ से न सरकार बननी है न बिगड़नी है, तो जो सरकार काम कर रही है अभी हम नहीं देंगे, हार जाएंगे तो यहीं ये लोग आएंगे नहीं काम करने। आज जो मंत्री पड़े हैं, आज जो संतरी पड़े हैं, वहाँ विधायक बड़े बड़े पड़े हैं, मुख्यमंत्री के दौरे लग रहे हैं, तो इसीलिए लग रहे हैं कि सीट अपने आप में आ जाए कैसे भी। ठीक है, अब सवाल जो है उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर आपसे उन्हीं सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल, देवली उनियारा में नरेश मीणा जीत रहे या फिर खेल बिगाड़ रहे, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिएगा। मैं चारों सवाल रख लेता हूं, उसके बाद एक ही बार में आप बताइएगा और फिर बाकी के सियासत गलियारों में क्या बात चल रही है वो सवाल ले लेंगे। नरेश मीणा पर अब तक कांग्रेस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, इसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। वहीं तीसरा सवाल है, क्या जो अब तक की बातचीत के पीछे हमारे एक सवाल खड़ा है वो यही है सर, कि क्या नरेश मीणा को कांग्रेस के बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा अपनी गेंद इधर से उधर पाले में फेंक रहे, क्या चाहे सचिन पायलट हो या बाकी कोई और नेता हो। वहीं आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस से बदला लेने के लिए नरेश मीणा के लिए प्रचार करेंगे राजकुमार रोज, जो अभी हमने बाइट भी सुनाई, हालांकि वो पहले भी मतलब उनको समर्थन पत्र उनके लिए जारी कर चुके हैं। 5 पांडव बन के निकले, बेनीवाल, रोत, नरेश मीणा, भाटी, रविंद्र सिंह भाटी, शिव वाले, तो ये लोग हैं जी। अब देखिए, अब आप इसमें राजनीति समझिए। दौसा में कांग्रेस के बागी खड़े होने से कांग्रेस को समस्या है, अगर मोटे तौर पर देखें, वो वोट उसी का ले जाएंगे, इसीलिए वो कांग्रेस बोल रहे हैं जी। और वो ये चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि उनका लोकसभा में भी टिकट कटा और फिर उसके बाद अब उपचुनाव में भी कहीं टिकट सीट मिली नहीं। और आप जो ये 7 सीटों का देखेंगे, कुछ सीटों पे पारिवारिक, जैसे झुंझुनू है, पारिवारिक जीत रहे हैं, या जहाँ परिवार के लोग जीत रहे हैं, या दूसरा जो पहले से हार के आए, इसीलिए
कांग्रेस ने ज़्यादा हलचल नहीं मचाई है। कांग्रेस ने इसमें कदम फूंक फूंक के रखा है और उसकी राजनीति को झटका तब लगता है जो सचिन पायलट के सबसे खास लोगों में से एक नरेश मीणा पार्टी को से बगावत करके चुनाव पर्चा दाखिल कर देते हैं। तब हम ही लोगों ने वीडियो किया है, उसमें कहा है कि हो सकता है सचिन पायलट आके मना लें। वो आते भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन मनाते नहीं हैं। राजनीति वही है। अभी आपने हनुमान बेनीवाल की भी बात अगर हम यहाँ पे करें, वो भी परेशान तो कर ही रहे हैं, वो भी गठबंधन को ही परेशान कर रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, राजकुमार राव तो आएंगे। वो भाजपा के साथ साथ जो कांग्रेस को गाली पड़ रही है, उससे उनका मानना ये है जो कांग्रेस और बीजेपी से मतलब छिटका वोटर है वो मेरे पास आ जाए, इसीलिए वो बड़ी जीत सलम्बुर और दूसरी अपनी सीट पे कर रहे हैं, चौरासा की। जी देखिए, लेकिन क्या सर आपको भी लगता है, मैंने कल आपकी जगह पर अम्बेश सर थे और मैं यहीं पर था उनकी जगह, क्योंकि अभी मैंने ली हुई है, मैंने अम्बेश सर से भी कहा था, हालांकि ये जल्दबाजी भी है। देखिए लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, ज़्यादा समय तो बीता नहीं है अभी, मई जून को, उसमें सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में किसी सीट की, बल्कि राजस्थान में नहीं देश में भी उस सीट की चर्चा हुई जो कि थी रविंद्र भाटी की सीट। देखिए रविंद्र भाटी ने पहले बीजेपी से टिकट मांगा, नहीं दिया, बीजेपी ने निर्दलीय उतर गए, शिव से विधानसभा चुनाव जीत गए। ठीक है, इसके बाद अब लोकसभा में टिकट की उन्होंने काफ़ी कोशिश की, नहीं मिल पाया। हालांकि उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई, भजन लाल शर्मा से भी, मुख्यमंत्री से वो मिलकर आए, लेकिन बात नहीं बनी, वो फिर निर्दलीय उतर गए। और वो उनका निर्दलीय उतरना बीजेपी के लिए सबसे घातक साबित हुआ, क्योंकि वो बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मगर ये देखिए ना, कैलाश चौधरी वहाँ तीसरे नंबर पर, तो फिर कैलाश चौधरी का तो हक ही नहीं बनता। इसका मतलब वहां पर रविंद्र सिंह भाटी का हक बनता था। मेरा सवाल यहाँ नरेश मीणा को लेकर है। देखिए नरेश मीणा इससे पहले छबड़ा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी के उम्मीदवार जीते, 40,000 वोट विधानसभा के मैदान में वो लेकर आए हैं। तो क्या इस बार भी वो बीजेपी की राह आसान करेंगे और कांग्रेस के लिए मुश्किल आपका जो मोटा मोटा आकलन है उस पर मैं सहमत जता देता, लेकिन उपचुनाव में इतनी सीधी गणित नहीं होती है, इतना सीधा वोटर नहीं होता है। पहली बात तो वोटर टर्नआउट बहुत कम हो जाता है, फिर वोट भी पड़ गया तो अब उसमें 100% तो किसी को नहीं मिलता है, तो बंटवारा है। तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान मेरे आकलन में है। नरेश मीणा अगर चुनाव की तारीख तक नहीं बैठते हैं, 11 या 12 तारीख को अपना समर्थन का ऐलान नहीं करते हैं, तो इस सीट पे एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिर वो आप कितनी भी मतलब वो कहते नहीं मेहनत कर लीजिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, घर का सारा काम किया, लेकिन कई काम छूट गए, ऐसे जो होना बहुत ज़रूरी था तो सब बेकार हो जाता है। वैसा ही एक काम इस समय नरेश मीणा कर रहे हैं जो कभी कांग्रेसी थे। और मज़े की बात है कि वो अपने बयानों में बोल रहे हैं, देखा जाए तो कांग्रेसी अभी भी है। बिल्कुल, अभी तक उन्हें बर्खास्त तो किया नहीं गया, ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया वहां से। वही जो आपका सवाल था कि क्यों नहीं डायरेक्ट इन पर एक्शन हो रहा। मैं अपने तीसरे सवाल पर आता हूँ, जिसमें हमने बात की कि क्या बड़े नेताओं का आशीर्वाद है नरेश मीणा को। वो सवाल इसलिए भी है सर कि सचिन पायलट देखिए राजस्थान में आए, हालांकि अभी वो छत्तीसगढ़ निकल गए, फिर उन्हें महाराष्ट्र भी जाना। उन्होंने कहा कि मुझे जहां जहां बुलाया जाएगा, पार्टी जहां जहां कहेगी, मैं वहां प्रचार के लिए जाऊंगा। देखिए उनसे सवाल को मालूम है कि सचिन पायलट ने कम से कम एक लाइन में जवाब दे दिया था कि पार्टी सबसे ऊपर है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। नहीं, पर सवाल तो ये है सर, सिर्फ उन्होंने बयान तो दिया, लेकिन वो जिस तरह दौसा में उन्होंने प्रचार किया, इस तरह देवली उनियारा में क्या एक भी जनसभा करते तो इसका मैसेज कुछ और ही जाता। अब वहां फिर केसी के लिए करेंगे, इनके लिए क्यों करेंगे? केसी मीणा के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। केसी मीणा के लिए करेंगे, लेकिन नहीं जाना चाहते हैं, सीनियर नेता है, आखिरी समय देखेंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि सामने लड़ाई में एक मंत्री के भाई हैं। आपने देखा है कि वॉर कैसे है, लेकिन जवाब दिया है, राहुल ने भी जवाब दिया है, उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला है। ठीक है, एक जो राजकुमार रोध को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा सर, इसको समझाने की ज़रा कोशिश करें कि देखिए सचिन पायलट बड़े पुराने नेता है, हालांकि युवा नेता है, अभी भी युवा उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ, और उनका जो समर्थक है, कट्टर समर्थक है, उनके लिए कहीं भी खड़ा है। और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आपने देखा होगा प्रभारी के खिलाफ कितना सड़कों पे घेरने, राधा मोहन दास के खिलाफ। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने पूर्वी राजस्थान में अपनी पैठ बनाई है, चाहे वो धौलपुर, करौली हो, दौसा और सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों पे पूर्वी राजस्थान के हिस्से में पैठ बनाई है। तो क्या इसी तरह राजकुमार रोध की भी आप पैठ बनते हुए देख रहे हैं
वागड़ इलाके में जो अगर देखिए डूंगरपुर आपको बासरवा। लड़ना है, पार्टी खड़ी करनी है, तो जी। फिर आप अकेले लड़िए, गठबंधनों में मत लड़िए। लेकिन एक जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको बताऊं, जो बीएसपी के संस्थापक थे काशीराम जी। उनका कहना था पहला चुनाव हमेशा हारने के लिए लड़िए, दूसरा चुनाव हमेशा चर्चा के लिए लड़िए, और तीसरा चुनाव जब लड़िए तो जीत के लड़िए। तो वो प्रोसेस भी है, जो आप डिले प्रोसेस कह रहे हैं वैसी प्रोसेस भी देखने को मिलती है। पर मेरा सवाल यहाँ ये है सर कि क्या राजकुमार रोत को रोकने के लिए कांग्रेस ने सलूम्बर और 84 में अपने उम्मीदवारों को उतारा है? उनको पता है कि वहाँ आदिवासी पार्टी जो है वो मजबूत है उन दोनों ही सीटों पर। और इसकी मिसाल आप इससे भी ले सकते हैं। देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनका आज ही बयान आया। उन्होंने खींवसर की सीट पर कहा कि रास्ता हमारे लिए पूरा आसान है और एक तरफा लड़ाई है। लेकिन सलूम्बर और 84 को वो खुद मान रहे हैं कि आपने राजकुमार राउत की बाइट सुनाई, बोले हम दोनों जीतेंगे, जमानत जब्तें होंगी। जी। तो ये सियासी मंच है, उसमें आप जब इन लोग के बयान देखेंगे तो वो पूरी तरीके से सियासत से भरे रहते हैं, उसमें इतना टेंशन नहीं है। मैं आपको साफ बताऊं अकेल की, लेकिन आगे क्या, अगर ये बगावतें नहीं रोकी गई और आप सीट हार रहे हैं तो फिर आला कमान कमजोर होता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल से सीट पर कैंडिडेट नहीं आए थे, सीधे सीईसीओ के जो कांग्रेस की हाई अथॉरिटी बॉडी है CWC, उससे मोहर लग के आया। लेकिन सलूम्बर और 84 में पुष्कर सर, आदिवासी पार्टी के मजबूत होने की वजह क्या है? देखिए, मालवीय थे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद वो हार गए, लेकिन अब कहीं चर्चा में नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई बड़ा नेता नहीं है उस इलाके में, आदिवासी नेता। वही हाल बीजेपी का है। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा है, लेकिन उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी है पूर्वी में। पास आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू से बड़ा कौन हो सकता है? नहीं, राजस्थान की अगर उस इलाके वो राजस्थान राष्ट्रपति को आप क्यों किसी चीज में बांधेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि मैंने दलित राष्ट्रपति दिया है, तो इस पे तो बहस ही नहीं है उनके हिसाब से। लेकिन हाँ, अब संभल के रहना चाहिए पूरे परिवार को, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे जी, तब तक जीत नहीं मिलेगी। और बीजेपी में भी नाराजगी है, अगर देवली उनियारा में बात करें तो वहां भी नाराजगी है, लेकिन ये सीट बीजेपी के पास नहीं है, तो बीजेपी पर इतना बड़ा बोझ नहीं है। चलिए खैर, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सलूम्बर पर पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मजबूती से बीजेपी भी सभी सीटों पर एक्टिव दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस इन इलाकों में तो मजबूती से टिकी हुई नजर आ रही है, पर वही जो मेरी सुई अभी भी वहीं अटकी है सलूम्बर और 84 पे। देखिए, वहां कांग्रेस एक्टिव नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस ने वहां जिसको टिकट दिया है सलूम्बर में, पहली बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस का वो बेस्ट दाव है मेरी समझ में, क्योंकि सलम्बुर में जो वहाँ वोट है वो उनके निधन से खाली हुई सीट है, तो वो सिंपैथी वोट एक मिलेगा ही मिलेगा। और शायद जो बाकी 8 सीटों पे है उसमें 1-2 सीट छोड़ दें तो कई सीटों पर चुनाव फंसा है। खैर ठीक है, ये तो हुई चुनावी चर्चा इन सभी नेताओं को लेकर। लेकिन इनसे अलग हनुमान बेनीवाल जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, उनका आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान सामने है जिसमें काफ़ी सवालों को उन्होंने जन्म दे दिया है। सर, बयान वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने कहा कि वो जिस वक्त पर्ची खोल रही थी तो उस वक्त वो अपना ही नाम पढ़ देती और पर्ची खा जाती। तो इस बयान का मतलब समझाए, नितार्थ मायने समझिए ना, कि जब इतनी भूख है तो फिर वही पर्ची खुद ने पढ़ लेती, खुद नाम पढ़ लेती जी, कौन छीनने जा रहा था उसको खा लेती। तो ये कटाक्ष है उन पर कि राजनीति में अपने आकांक्षाएं ज़्यादा दिखाई तो आप पीछे हैं, और आज हम वहाँ खड़े जहाँ से आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप इस बात को समझिए, ये उस बात का मतलब झलकाता है कि जो बात किसी और से होनी चाहिए वो उनसे हुई, और वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव भी है। सबसे बड़ी बात तो यही है। हनुमान बेनीवाल को बस एक आखिरी सवाल मेरा यही सर कि देखिए, पिछली इनके सामने बीजेपी कैंडिडेट है रेवंत राम डांगा, और बाकी सभी नेता भी उनके सामने बड़े पुरजोर तरीके से उनको लड़ा रहे, उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे मंचों पर भी, और वैसे भी अगर आप ज्योति मिर्धा के भी बयान इन दिनों सुन लें
तो वो पूरी तरह से उनके साथ प्रचार करते हुए नज़र आ रही है। तो क्या ये चुनाव अगर हनुमान बेनीवाल हार जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ताकत लगाई हुई है, पत्नी को उतारा है कनिका बेनीवाल को, और कहा जा रहा है कि पिछली बार भी मात्र 2000 वोटों से वो वहाँ से खीवसर से जीते थे, तो क्या इस बार अगर वो हनुमान बेनीवाल हार जाते तो उनका इस पे मैं एक बहुत अलग बात कहता हूँ जी, कि आप ये समझिए हर चुनाव अलग है, हर नए चुनाव की पिच अलग है, उस बल्ले से नया स्टांस लेके आपको खेलना पड़ता है। तो आप ये लेथार्जिकनेस नहीं ला सकते हैं आप अपने, अरे ठीक है हो जाएगा, जीतेंगे या हारेंगे क्या होगा। आप इसका बेस्ट एग्जांपल अभी ख़त्म हुई न्यूजीलैंड इंडिया का सीरीज़ देखिए, 55 से खेलने आ रही है, सन 55 से, और 24 में आके उन्होंने 3-0 से सीरीज़ पे कब्जा किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जीत जो मौजूदा एटमॉस्फेयर कह लें, जिसको आप कंट्रोल कह रहे हैं, वो मिल जाए लड़का वहाँ पर सेट हो जाएगा। चलिए खैर, तो नरेश मीणा क्या कमाल कर पाएंगे ये तो 23 नवंबर को ही सामने आएगा नतीजों वाले दिन, और क्या होगा हनुमान बेनीवाल का और क्या होगा सलूम्बर 84 में, और कांग्रेस और बीजेपी का 23 नवंबर को नतीजों वाले दिन पता चल जाएगा, और 13 नवंबर को मतदान होना है। सभी उम्मीदवारों मैं छोटी सी बात आपसे पूछूं, जी 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 बिल्कुल, तो क्या चुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल अगर नहीं जीत पाते तो क्या रहेगी उनकी स्ट्रेटजी, आपके हिसाब से क्या है? नहीं सर, वो तो बयानवीर नेता है, बस यही बात मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा हुए, ये हुए, बिल्कुल इनको आप बड़बोला नेता ही मानिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर 23 नवंबर को ये सब सामने आ जाएगा, और उसके बाद सारी ये सियासी तस्वीर सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल आज के चर्चा में सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, और कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ, नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।